नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गरवारे टेक्निकल फाइबर्स के बारे में। गरवारे टेक्निकल फाइबर्स हमारे देश में टेक्निकल टेक्सटाइल की मार्केट लीडर है। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि टेक्निकल टेक्सटाइल होता क्या है, तो मैं एक उदाहरण से समझाऊंगा। मान लो बारिश हो रही है तो जो हम छाता यूज़ करते हैं उस पर जो कपड़ा है वो एक टेक्निकल टेक्सटाइल है। रात को हम अपनी कार और बाइक को कवर करते हैं, वो कपड़ा भी टेक्निकल टेक्सटाइल है। हम कहीं कैंपिंग में गए, हमने कैंप लगाया, वो कपड़ा टेक्निकल टेक्सटाइल है। हम कोई बैग यूज़ करते हैं, कॉलेज बैग, लैपटॉप बैग, वो बैग भी टेक्निकल टेक्सटाइल है। इस तरह से टेक्निकल टेक्सटाइल एक तरह का फाइबर है जो कि एक मैन मेड फाइबर है। मैन मेड फाइबर है जो कि सिंथेटिक फाइबर से बनाया जाता है, जैसे कि नायलॉन, पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलिएस्टर। इनका यूज़ मेनली फ़िशिंग नेट्स बनाने में यूज़ होता है। और स्पोर्ट्स नेट्स के जो फाइबर होते हैं वो भी एक तरह का टेक्निकल फाइबर्स हैं। क्या आपको पता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे देश में सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है आफ्टर द एग्रीकल्चर, और गवर्नमेंट ने भी इसमें निवेश, एफडीआई निवेश की सीमा 100% तक बढ़ा दी है। तो इसमें अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है। तो खैर, पहले हम कंपनी की बात करते हैं। गरवारे टेक्निकल फाइबर्स, ये कंपनी की शुरुआत हुई 1970 के दौर में। इसकी स्थापना करी बीडी गरवारे जी ने। बीडी गरवारे जी ने जब बिजनेस करना शुरू किया तो शुरुआत में इन्होंने नायलॉन के फ़िशिंग नेट्स बनाए 1970 के दौर में। फिर 1976 के दौर में इन्होंने एक अमेरिका की रोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वॉल इंडस्ट्री के साथ टाई अप किया और अपनी मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा सा और बढ़ाया। पर प्रॉब्लम ये थी कि जो इनके प्रोडक्ट्स थे वो कमोडिटी सेगमेंट के जैसे प्रोडक्ट्स थे। इनके प्रोडक्ट्स का कोई ब्रांड नेम नहीं था। और फिर धीरे धीरे इनका कर्जा भी बढ़ता जा रहा था, डेप्ट बढ़ता जा रहा था, तो कंपनी के पास बहुत ही रास्ते कम होते जा रहे थे। बीडी गरवारे जी के बेटे रामेश गरवारे जी ने 1991 में कंपनी को ज्वाइन कर लिया और उसके बाद शुरू हुई कंपनी की टर्न अराउंड स्टोरी। बीडी गरवारे जी के बेटे रामेश गरवारे जी ने कंपनी में बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। अब ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं, एक तो इनमें मार्जिन बहुत हाई होता है और एक यूनिक क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं। फिर इन्होंने उस समय कंपनी की बिल्कुल दिशा ही बदल दी। उसके कुछ सालों बाद सन 1995 में रामेश गरवारे जी के बेटे वायु गरवारे, जो कि आज के टाइम में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी कंपनी को ज्वाइन किया और कंपनी की बिल्कुल दिशा ही बदल दी। कंपनी आज के समय में 8000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाती है और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं मेनली 3-4 तरह के सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। पहला जो इनका सेगमेंट है वो है फिशरीज़, जो कि इनकी सेल्स में 25% कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा सेगमेंट है एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर इनकी सेल्स में ऑलमोस्ट 30% का कंट्रीब्यूशन करता है। अगला है जियोसिंथेटिक फाइबर नेट्स और उनका अगला सेगमेंट है एग्रीकल्चर नेट्स, और एक और सेगमेंट है स्पोर्ट्स नेट्स। स्पोर्ट नेट्स इसकी सेल्स कंट्रीब्यूशन में 10% का कंट्रीब्यूशन करता है। बात करें पहले सेगमेंट की, तो इनका पहला सेगमेंट है फिशरीज़। फिशरीज़ में ये कंपनी इंडिया की मार्केट लीडर है और 65% का मार्केट शेयर रखती है अपने पास। और फिशरीज़ में कंपनी के 2 की प्रोडक्ट्स हैं। पहला प्रोडक्ट इनका है सैनी नेट्स और दूसरा प्रोडक्ट है ट्रॉल नेट्स। सैनी नेट्स एक तरह का कटोरे की शेप का नेट होता है, फिशिंग नेट, और ट्रॉल नेट एक फेंकने वाला जाल होता है, नेट जिस पे थोड़ा फोर्स से मछलियों को पकड़ा जाता है। और कंपनी के पास 3000 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है, 3000 प्लस डीलर्स हैं इनके, जो सारे इंडिया के कोस्टल रीजन्स में, सारे तटीय इलाकों में अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फैलाए हुए हैं। तो इस तरह से कंपनी की अपने कोस्टल एरियाज़ में बहुत अच्छी पकड़ है, तभी ये इतने अच्छे मुकाम में पहुंच पाई है। और इसका अगला सेगमेंट है एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर एक्चुअली होता क्या है कि एक्वाकल्चर में केज बनाए जाते हैं फाइबर्स के, टेक्निकल फाइबर्स के। उन केज में मछलियों को रखा जाता है ब्रीडिंग के लिए और ह्यूमन कंजप्शन के लिए भी अलग से पाला जाता है उनको। तो ये जो एक्वाकल्चर केजेस होते हैं, इनको कंपनी बनाती है। 2004 से कंपनी ने ये बिज़नेस शुरू करा। हुआ यूँ कि
स्कॉटलैंड की एक कंपनी है W&J नॉक्स, स्कॉटलैंड की कंपनी है जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सबसे पुरानी नेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ज़्यादातर वो एक्वा केजेस बनाती है। तो उनके लिए कंपनी ने क्या किया, गरवारे के साथ लिंकअप किया और इनको आउटसोर्सिंग की। इन्होंने कहा कि तुम इंडिया में चीप लेबर है और स्पेस भी है, तो इसकी प्रोडक्शन को यहाँ पे बढ़ाओ। बस वहीं से शुरुआत हो गई गरवारे की। जो इन्होंने बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क बना दिया अपना एक्वाकल्चर का। और आज के दिन में ये हालात हैं कि सैल्मन मछली के जो एक्वा केजेस होते हैं कनाडा में 95% शेयर रखती है कंपनी, और चिली में 5% और नॉर्वे में 35%। कंपनी ने बहुत बड़ा नेटवर्क फैला लिया है अपना इसमें। देखिए कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है, वैसे तो बिज़नेस टू बिज़नेस मॉडल है जिसे B2B कहते हैं, पर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी बहुत काम करते हैं। एक्चुअली होता क्या था कि एक्वाकल्चर के जो केजेस थे उनमें फाउलिंग का बड़ा प्रॉब्लम था। मतलब केजेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाते थे, थोड़ी एल्गी लग जाती थी, इवन प्लांट्स भी ग्रो हो जाते थे और कई तरह के बैक्टीरिया भी हो जाते थे, तो काफ़ी केज गंदा हो जाता था। तो उसकी जो सफाई करवानी पड़ती थी, यानी मेंटेनेंस करवानी पड़ती थी, उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती थी। तो कंपनी ने एक सॉल्यूशन दिया इनको, जिसको नाम दिया इन्होंने V2 सॉल्यूशन। तो इन्होंने करा क्या कि कॉपर जो होता है, कॉपर के अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इन्होंने फाइबर के अंदर कॉपर के नैनो पार्टिकल्स को इन्फ्यूज़ कर दिया और उससे ये फाइबर इतना अच्छा हो गया कि इसके अंदर अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म टिक नहीं पाते थे। इवन इनके कंपैरिजन में जो नॉर्मल नेट्स हैं, अगर उनकी सफाई 15 दिन में करनी पड़ती है, तो वहीं जो इनके V2 सिस्टम के केजेस हैं जिन्होंने इनमें कॉपर इन्फ्यूज़ किया हुआ है, उनको कम से कम 40 या 45 दिन तक साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे में मेंटेनेंस कॉस्ट है जो बिल्कुल ऑलमोस्ट आधी हो गई। तो ऐसे में कंपनी ने अपना एक प्रीमियम ब्रांड ऐसे क्रिएट कर दिया। इन्होंने एक और तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करी जिसे कहते हैं सी लाइस प्रॉब्लम। तो सी लाइस प्रॉब्लम क्या, एक्चुअली सी लाइस होता क्या है? सी लाइस होता है जेलीफिश का लार्वा। वो छोटे छोटे होते हैं, इस वजह से ना केजेस के अंदर चले जाते हैं और वहीं पे प्रॉब्लम शुरू होती है। ये सैल्मन मछली को परेशान करते हैं। पर कंपनी ने इसका एक सॉल्यूशन किया जिसको नाम दिया X12 सॉल्यूशन। तो इस X12 सॉल्यूशन में क्या था कि इन्होंने केजेस को इस तरह से बनाया कि अब जो वाटर फ्लो था, बहुत आराम से पानी चला जाता था उनके बीच में। मैं एक उदाहरण से देता हूँ कि अगर जो पानी 6 मिनट में उसको केजेस को पार करता था, अब वो सिर्फ 6 सेकंड के अंदर पार करने लग गया। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी इनकी। इन्होंने बहुत तेज़ी से इस पर काम किया और इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने इनका एक और प्रीमियम प्रोडक्ट, इनका जो पेटेंट है, एक और तैयार कर दिया और इस चीज़ ने इनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे दिया इनके पीयर्स के खिलाफ। और इससे और भी इन्होंने कई तरह के नेट्स बनाए, जैसे कि एक है इनका एंटी प्रीडेटर नेट्स। तो एंटी प्रीडेटर नेट का मतलब ये था कि जो सील्स होती थी, सील्स एक एक्वेटिक एनिमल है, तो वो ना सैल्मन पे हमला करती थी, केजेस को तोड़ के सैल्मन्स को खा जाती थी। तो ऐसे में बहुत नुकसान होता था। तो इन्होंने क्या किया, उस केजेस को ऑलमोस्ट 4 गुना भारी बना दिया। मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग, एकदम टेंसाइल स्ट्रेंथ कर दी उसकी, बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग बना दिया। तो उससे ना अब सील से उसको ख़तरा नहीं होता था। तो इस तरह के इन्होंने बहुत अच्छे रिसर्च की, डेवलपमेंट की और अपने बिज़नेस में इनोवेशन लेके आते रहे। तो आगे हम बात करते हैं, जो इनका अगला सेगमेंट था वो है जियोसिंथेटिक नेट। एक्चुअली जो जियोसिंथेटिक नेट होता है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ होता है, जैसे कि माइनिंग पर्पज़ के लिए, लैंड फिलिंग पर्पज़ के लिए और ड्रेनेज पर्पज़ के लिए। इस तरह की चीज़ों में जो टेक्निकल फाइबर यूज़ होता है वो जियोसिंथेटिक फाइबर होता है। और इनका जो अगला सेगमेंट है वो एग्रीकल्चर सेगमेंट है। एग्रीकल्चर सेगमेंट में क्या होता है कि ये क्रॉप को बचाने के लिए, कीड़े मकोड़ों से, इंसेक्ट से बचाने के लिए पूरे उस खेत को कवर कर दिया जाता था। जैसे मान लो सब्जियां उगाते हैं, तो उस पूरे नेट, वहाँ पे जो नेट लगा होता है वो भी एक तरह का टेक्निकल फाइबर है। तो उस तरह के सेगमेंट में भी कंपनी काम करती है। और उसके बाद इनका जो सबसे प्रॉफिटेबल सेगमेंट है वो है स्पोर्ट्स का सेगमेंट। इसके स्पोर्ट्स का सेगमेंट में ये जो सेगमेंट है 10% सेल्स को कंट्रीब्यूट करता है। पर इस सेगमेंट ने इनको कई तरह के लाइसेंसेस दिलवाए। इनके पास कई तरह के स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के लाइसेंसेस हैं, जैसे कि विंबलडन, आपने नाम तो सुना ही होगा, इंग्लिश प्रीमियर लीग। इस तरह के सेगमेंट्स में, मतलब इस तरह के टूर्नामेंट में इनको लाइसेंस है। तो हमेशा यही जाके वहाँ पर जाके उनके नेट्स लगाते हैं, इन्हीं के नेट वहाँ पे यूज़ होते हैं।
इस चीज़ ने इनको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे दिया इनके पीयर्स के ख़िलाफ़। तो ये कंपनी इस तरह से बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगी। तो आगे हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो ये एक ना स्मॉल कैप कंपनी है और इसकी मार्केट कैप है 6,741 करोड़ रुपीज़ और इसका पीई रेशो है 40.26 और इंडस्ट्री का पीई है 94.75। इसके इंडस्ट्री के पीई के हिसाब से देखें तो इसमें अभी बहुत ही वैल्यू अनलॉक होनी बाकी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये अंडर वैल्यूड है, पर ये प्रीमियम वैल्यूएशन पे भी नहीं है। गवर्नमेंट ऐसी इंडस्ट्रीज़ को बहुत ही सपोर्ट कर रही है और इतना तो कंफर्म है कि ये स्मॉल कैप तो नहीं रहने वाली, या तो ये मिड कैप बन जाएगी और आगे जाके शायद लार्ज कैप भी बन जाए। इसका ROE मोर देन 20% है, जो कि बहुत ही अच्छा है और EPS तो पिछले 5 साल से ऑलमोस्ट डबल ही हो गया है। और बात करें इसके फाइनेंशियल्स की, तो जो इनका जो प्रॉफिट है पिछले 5 साल से ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, 84 करोड़ रुपीस से 158 करोड़ रुपीस हो चुका है। कंपनी की नेटवर्थ भी 5 साल से ऑलमोस्ट डबल हो गई है, 446 करोड़ रुपीस से 811 करोड़ रुपीस। आगे हम देखें टिक्कर टेप पे इसकी फोरकास्ट देखें तो इसकी फोरकास्ट में दिखा रहा है कि 26% तक ये हाई जा सकता है इसका प्राइस। और रिवेन्यू की फोरकास्ट देखें तो ये दिखा रहा है कि इसका रिवेन्यू 18% तक ग्रो हो सकता है नेक्स्ट ईयर। और अर्निंग फोरकास्ट देखें तो इसकी अर्निंग फोरकास्ट दिखा रहा है कि ये 33% इसकी अर्निंग बढ़ सकती है नेक्स्ट ईयर और 100% एनालिस्ट इसको बाय रिकमेंड कर रहे हैं। अब आगे बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में इनकी जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है पिछले 6 महीनों से 52.62% है और म्यूचुअल फंड्स की जो होल्डिंग है 1.85% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की जो होल्डिंग है 8.84% है। रिटेल्स एंड अदर्स की जो होल्डिंग है वो है 36.59%। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी अपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाती है, प्रीमियम क्वालिटी तो इनकी खासियत है और आज एक अलग ही लेवल पर कंपनी को इनके प्रीमियम प्रोडक्ट्स ने खड़ा कर दिया है। कंपनी को 40 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। कंपनी के पास बहुत ही अच्छी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है और बहुत सारे पेटेंट्स भी हैं जो इनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी देते हैं। ओवरऑल कंपनी बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है मुझे तो, पर यह है कि मैं किसी तरह का रिकमेंडेशन तो नहीं दे सकता क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, पर आप अपनी रिसर्च कर लेना। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।